गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सक्षमता 4 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये केवल सक्षमता के लिए ही नहीं, अभी बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी गणित और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आप एकदम बेसिक से सीखें। मैं एकदम आराम से आपको, जिन भी शिक्षक साथियों को गणित से डर लगता है या अभ्यर्थियों को, मैं बिल्कुल चीज़ों को बेसिक से, ट्रिक से, मेथड से सिखा दूंगा। और सक्षमता परीक्षा अगर आपको आसानी से पास करना है तो इस चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए, पहला सवाल में ए को जब आप बी से गुना कीजिएगा, दोनों प्लस में है, तो ए गुना बी हो जाएगा। और प्लस में जब प्लस से गुना करेंगे, फिर ए में एक बार सी से गुना करेंगे, प्लस है दोनों जगह, तो प्लस ए गुना सी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? ऑप्शन 3 नंबर। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला, किसी घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है तो किनारा कितना होगा? देखिए, घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √3 गुना किनारा। भुजा को ही किनारा कहा जाता है। इसका मान विकर्ण का दिया है और ये सूत्र होता है, यानी √3 गुना किनारा बराबर, इसका तो मान दिया है ना, 4√3। इधर देखिए, √3 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हटा, गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। √3 से √3 कट गया तो किनारा आपको कितना मिल गया? 4। किनारा को ही आप भुजा एड्ज कहते हो, 4। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाता कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आप पहले किनारा निकाल लेते। और घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी किनारा का क्यू। तो 4 का क्यू कितना हो जाता? 64। चलिए इस पर एक प्रश्न आप लोग बनाएंगे। 4√3 के जगह मैं 7√3 कर दिया, 7√3, तो किनारा कितना होगा? ऑप्शन ए रहेगा 3, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी √7। किसी वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो देखिए, वृत्त जो है इसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। संपूर्ण कोण बनता है, संपूर्ण कोण बन जाता है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री को बोलते हैं। और वृत्त पर 360 डिग्री, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो ये प्रश्न कितने बार मैं करा चुका था, बहुत बार बताया था। वो विकर्ण वाला भी बहुत सारा प्रश्न लड़ा भी, और आप लोगों ने निरंतर प्रयास नहीं किया। देखिए, किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना होगा, तब जा कर के अच्छा स्कोर होता है और रिज़ल्ट होता है। लापरवाही आप बरतेंगे तो एग्ज़ाम आप से लापरवाही बरत देगा। इसलिए आप लोग ईमानदारी से पढ़ें, निश्चित ही रिज़ल्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं n भुजा वाले बहुभुजों में सभी अंतः कोणों का योग, कोणों का योग का सूत्र जो होता है, ये होता है n-2 और गुना 180 डिग्री। n क्या है? तो n
बहुभुज की भुजा की संख्या होती है। पंचभुज है, पंच मतलब पाँच, पाँच n के जगह 5 रखा, घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री। 5 में से जब 2 घटेगा तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। और 180 डिग्री से गुना करेंगे तो 18 तियाँ 54, 540 डिग्री आएगा। मैंने क्या बताया? फार्मूला होता है n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग जब निकालना हो तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n क्या है? तो n बहुभुज की भुजा है। तो यहाँ कौन सा बहुभुज दिया गया था? पंचभुज। तो भुजा 5 घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री। तो 5 में से 2 गया 3 गुना 180 डिग्री, 18 तियाँ 54, 540 डिग्री उत्तर हो गया। अब इसी पे 3 नंबर प्रश्न में आपको प्रश्न बनाना है। षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? षष्ठभुज में भुजा में बता दूं 6 होता है। ऑप्शन में उत्तर है भी, जवाब दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होगा? तो कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, दशभुज हो, किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। याद रखेंगे आप लोग, चाहे बहुभुज कोई भी हो, बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में 3D है। 3D का मतलब होता है 3 विमाएं। कितने? 3 विमाएं। 3 विमाएं क्या हो गई? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हो। तो क्या वृत्त में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया रहता है? केवल एक विमा दिया रहता है, त्रिज्या, तो यानी एक लेंथ मान सकते हैं। पाई आर स्क्वायर को 2 बार गुना करेंगे 2D हो जाएगा। त्रिभुज भी 2D है, आयत भी 2D है, क्योंकि इसका आयतन, सीधे से ट्रिक याद रखिए कि जिस भी ज्यामितीय आकृतियों का आप आयतन निकालते हैं, आयतन, वॉल्यूम, वो क्या होता है? 3D होता है। और जिस फिगर का, जिस आकृति का आप केवल क्षेत्रफल निकाल पाते हैं, वो 2D होता है, 2 विमाएं। मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा। 2D फिगर, वृत्त, आयत, त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये सब 2D फिगर के अंतर्गत आते हैं। मतलब चतुर्भुज में सभी आ जाएंगे। 3D फिगर में जान लीजिए कौन कौन आ जाता है। घन, घनाभ, बेलन, क्योंकि सबका आयतन आप निकालते हैं। शंकु, गोला, जिसका भी आप आयतन निकालेंगे ये सब 3D है। और जिसका केवल आप क्षेत्रफल निकाल पाते हैं वो 2D है। यहाँ हो जाएगा वर्ग, इस सब चतुर्भुज में सब आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए करना क्या है कि इन दोनों को गुना करके आधार 12 गुना 8 और बटा 2 कट गया, ये 2 से 6 बार में 8 छक 48 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए कैसे हुआ, पूरे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए त्रिभुज में अगर ऊंचाई और आधार दिया रहे, जैसे यहाँ ऊंचाई 8 है और आधार 12 है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई।
देखिए 1/2 गुना आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितना है 8। 2 से 12 कटा 6 बार में और 8 में 6 से गुना हुआ तो 48 आ गया। और क्षेत्रफल का यूनिट होता है वर्ग इकाई। चलिए आज संडे के दिन सोचा बैठ कर के बिल्कुल आराम से, जिनको गणित से डर लगता है, अब इस पे अगर मैं आपको प्रश्न दे दूं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहला ऑप्शन है 90 वर्ग सेंटीमीटर, 80 वर्ग सेंटीमीटर, 70 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर। 6 नंबर लिख करके आप बना करके 1/2 गुना 20 गुना 9 करके जवाब देंगे आप लोग। हर एक प्रश्न के ऊपर मैं आपको एक प्रश्न दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करें। और सक्षमता में कोई भी प्रश्न हो, देखिए हार्ड और आसान कुछ भी नहीं होता है। आपका पढ़ा हुआ प्रश्न आ गया तो आसान, और अनजान प्रश्न आ गया जिसको आप नहीं देखे हैं कभी तो मुश्किल है, चाहे वो कितना भी छोटा प्रश्न हो। और सक्षमता 1 और 2 की अपेक्षा 3 तो 3 का पैटर्न अच्छा खासा लेवल ठीक था, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था जितना बताया गया। मैंने बार बार जिक्र किया है किसी भी एग्ज़ाम में जब एक बार पेपर होता है, दूसरा उसी एग्ज़ाम का पेपर जब होगा तो 50% प्रश्न ऐसा होगा जो बिल्कुल नया होगा, लगेगा ही नहीं कि कहाँ से पूछा है। और 50% प्रश्न जाना पहचाना होता है। और केवल 1 to अगर आप 5 के हैं तो ये वीडियो 1 to 5 के लिए ही नहीं, मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखता हूँ बहुत सारे शिक्षक कहते हैं 9th 10th के लिए भी कराइए, 6 to 8 के लिए भी कराइए, 1 to 5 के लिए भी कराइए। देखिए गणित, जीके, जीएस किसी पार्टिकुलर क्लास का नहीं होता है, ये सभी के लिए जनरल सब्जेक्ट है। फिजिकल स्टडीज़ के लिए भी फिजिकल टीचर भी है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि आप सबको ये जीके, जीएस और गणित काम आने वाला है। और आप चाहते हैं आसानी से सक्षमता उत्तीर्ण करना, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप है, आप उस पर अपना नंबर लिख के भेजेंगे, मैं ग्रुप में जोड़ दूँगा। उसमें वीडियो जो भी बनाता हूँ वो प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से मिल जाए। 9771170644 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल अगर करना भी हो, आपको इमरजेंसी हो, तो रात 8 बजे के बाद ही करें, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाना फिर खुद बाइक से आना जाना, तो दिन में कॉल ना करें तो बेटर है। इमरजेंसी है तो कर सकते हैं, नहीं तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कॉल ना करें। चलिए, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। कितनी? अनंत, अनगिनत। प्रश्न एक और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। सममित, तो पहले आप सममित रेखा के बारे में जान लीजिए क्या होता है। किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा सममित रेखाएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ए में कितनी सममित रेखाएं होंगी, ए में, तो आप कहेंगे सिर्फ एक, बराबर काटेंगे एक दूसरे को ढक देगा। लेकिन यहाँ पूछा है वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होंगी। इधर से भी बराबर काटा जा सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर, माने बहुत तरीके से इसे बराबर भागों में काटा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे एक वृत्त में कितनी, सॉरी ये त्रिज्या सममित रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो ये अनगिनत यानी अनंत। क्या लिखेंगे? अनंत। ये सीटेट में खूब पूछा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न अब पूछा हुआ भी आ गया, वो भी मैंने लिख करके बनाया, जो कि सक्षमता 3 में पूछा हुआ प्रश्न था।
और सक्षमता 3 के प्रश्न पत्र चाहे 6 to 8 के हो, 1 to 5 के हो, प्रश्न पत्र का प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका प्रश्न उत्तर दिखाया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का हल देखना चाहते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और प्लेलिस्ट भी दिया हूँ। और सक्षमता परीक्षा कैसे आसानी से चाहे कोई भी परीक्षा निकाला जाता है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और उसका भी लिंक दे दूंगा। देखिए, गणित प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मज़ा आएगा। डरिएगा, सोचिएगा कि हो गया, बन गया, लेकिन परीक्षा में बैठेंगे तो नहीं बन पाता है। इसलिए आप घर पे प्रैक्टिस करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षक हैं तो, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। चलिए, 2 संख्याएं 3:5 में दी गई हैं, तो मैंने संख्याओं को 3x और 5x मान लिया। प्रत्येक में 12 जोड़ दिया, कह रहा है प्रत्येक में 12 जोड़ दीजिए, तो अनुपात हो जाता है 5:7 हो जाता है। दी गई दोनों संख्याओं का योग बताना है, यानी 3x और 5x का मान निकाल के और जोड़ देना है, जो उत्तर मैच करेगा। अब आप कहेंगे सर उत्तर 48 मैच करेगा क्योंकि दिया है, लेकिन कैसे सीखना है। 7 में देखिए क्रॉस गुना करते हैं हम लोग, तो 7 में 3x से गुना होगा तो 21x, और 12 के पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 84 होगा, बराबर 5 में 5x से करेंगे तो 25x, और 12 बचे प्लस में 60। x को एक तरफ लाइए और अंक को एक तरफ, तो 84 यहाँ लिख देता हूँ, 84, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए बराबर 25x, और 21x जाके प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचा 24, और इधर क्या आ गया 25 में से 21 जाएगा तो 4x। अब ज़रा देखिए 4x बराबर 24 है, तो x के तो 4 गुना में है, उधर जाके भाग में लग जाएगा, भाग हो जाएगा। x का मान 6 आ गया। x का मान कितना आ गया 6। x बराबर क्या हम लोग निकाल लिए 6। संख्या मैंने क्या माना था 3x और 5x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। x का मान कितना है 6, तो 8 गुना 6 बराबर 48। संख्याएं पूछा होता तो 6 तिरी 18 और 6 पचे 30। अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो 30, छोटी संख्या पूछा होता तो 18। कोई भी प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और ये सबसे दमदार प्रश्न था लाभ हानि का। किसका? लाभ हानि का सवाल जो ये है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी बना दूं या सब प्रश्न कराने के बाद बनाऊं? देखिए इसका अप्रॉक्सीमेटली उत्तर आएगा पॉइंट में। चलिए इसको थोड़ा देर में बनाते हैं, तब तक और सब आसान प्रश्न देख लिया जाए। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है, जिसमें से एक संख्या दिया है, तो इसके गुणनफल में आप दी गई एक संख्या से भाग दे दीजिए। 5/2, माइनस से माइनस खत्म, 2 ऊपर चला जाएगा, 40 गुना 2 बटा 3 गुना 5, 8, सॉरी भाग देना था ना, -40/3 भाग देंगे तो गुना में ये पलट जाएगा, यानी 2/-5। ठीक ही था। ये 8 दूनी 16/3। अब इसका देखिए व्युत्क्रम निम्न के बीच स्थित होगा। 16/3 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी 3/16। तो ये तो 1 से कम है। क्या है? 1 से कम है। अगर 0.0 लगाते हैं तो 16 एकम 16, 14 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे तो 140, तो 14 9 100
44 होता है, 16 नवा 144 होता है, तो 8 बढ़ जाएगा, तो 0.1 आया। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 0.1 यानी 9/50 और 1/5 के बीच होगा ये संख्या। देखिए ये भी मेंसुरेशन का घनाभ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, घनाभ का, और इसे भी आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए कोई भी प्रश्न मैं बोल रहा हूँ ना, आप जुड़े तो पहले मैं सब चीज़ आपको बेसिक से सिखाऊंगा। और केवल यही नहीं, प्रथम चैनल जीके स्टडीज़ पर, जीके स्टडीज जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस पर जो बीईओ लेवल का, प्रखंड लेवल का विकास शिक्षा पदाधिकारी का, सहायक विकास शिक्षा पदाधिकारी का आवेदन 935 के लिए हो रहा है, उसकी तैयारी मैं आपको जीके स्टडीज़ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पे कोर्स के सभी महत्वपूर्ण कंटेंट को पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। वैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बीपीएससी टीआरई के लिए, सीटेट के लिए और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए। और अभी तो आप देख रहे हैं जीके स्टडीज़ सक्षमता के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। एक बीम है जिसका वज़न कितना है यदि बीम 9 मीटर 40 सेंटीमीटर ये लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 20 सेंटीमीटर गहरा। गहरा मतलब ऊंचाई है, चौड़ा मतलब ब्रीथ है, और लंबा मतलब लेंथ है। तो ये तो आप जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किसका आयतन होता है? घनाभ का। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घन इकाई। लेकिन क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी गहराई सब एक यूनिट में दिया है? नहीं दिया है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले यूनिट बदलना होगा, और सबसे बड़ी बात कि किस यूनिट में बदलना होगा। तो 1 घन मीटर का वजन है 50 केजी, इसलिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो देखिए ये तो अपनी जगह पे ठीक है। 40 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे हम लोग तो 0.4 मीटर हो जाएगा चौड़ाई, और गहराई 20 को अगर 100 से भाग देंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा ऊंचाई यानी गहराई। अब आपको मैंने बताया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 9 गुने 0.4 गुने 0.2 मीटर क्यूब आ गया आयतन। अब कह रहा है 1 मीटर क्यूब का वजन 50 किलो है, तो इस पूरे में 50 से गुना कर लीजिए। 4 गुना 0.2 और गुना 50। दशमलव हटा नीचे 10 आ गया, दशमलव हटा नीचे 10 आ गया। देखिए 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गया। क्या बचा? 9 और 4। ये तो दशमलव हट गया था, तो 9 के पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 36 किलो आएगा। देखिए कोई भी प्रश्न मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप एक बार समझ जाएंगे शिक्षक साथियों, बहुत सारे महिला शिक्षक हैं जो कहती हैं कि हमें गणित से डर लगता है, सर गणित नहीं आता है। तो आपको गणित आप सीखने की कोशिश कब किए? बैठिए इत्मीनान से घर में फ्री होकर के। बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं फ़ोन करके मुझे, सर मुझे टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है, बच्चों को तैयार करना, विद्यालय जाना, घर का काम करना। खैर महिला शिक्षकों के लिए टफ काम है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भी विद्यालय जाता हूँ। 60 किलोमीटर दूर है विद्यालय, पहले 130 किलोमीटर था। उसके बाद मैं भी घर का काम करता हूँ, मैं भी खाना पकाता हूँ, मतलब पहले जहाँ रहता था। अब तो खैर घर से ही 60 किलोमीटर अप डाउन करना है, तो 1.5-2 घंटा आने में, 1.5-2 घंटा जाने में, बाइक चलाने में, बाइक से ही अप डाउन है। उसके बाद खुद का पढ़ना, आपको पढ़ाना। देखिए बहानों की कमी नहीं है, बहाना बनाना छोड़िए
और समय 24 घंटा में से अपने लिए 1 या 2 घंटा निकालिए। केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है आत्मसम्मान के लिए, पढ़ा जाता है अपनी खुशी के लिए, कुछ नए चीज़ जानने के लिए। इसके लिए पढ़ाई करना है हम लोगों को। और जब हम कुछ नया सीखेंगे तो विद्यालय में अगले दिन जाएंगे, जब विद्यालय में तो बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और हमें आंतरिक खुशी मिलती है। तो आप ये काम करें ना, आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगा, खुद निकल जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जिनको NPS मिला है 1 to 5 का स्कूल, वो 6 to 8 में 1 7 में 6 में जाने को नहीं मिलता है, जिसके कारण से नई चीज़ जानने को भी नहीं मिलता है। तो आप किसी से किताब व्यवस्था करा लें या इस चैनल से जुड़ें, मैं कराऊंगा। वैसे आप अपने लिए 30 मिनट या 1 घंटा निकालिए प्रतिदिन और इस चैनल से जुड़िए। हम लोग एक परिवार, एक समाज और नए बिहार की निर्माण में बिल्कुल अपनी भूमिका निभाएंगे। और शिक्षा में जो क्रांति आई है, जैसे निजी विद्यालय वाले लूट रहे हैं, उन सभी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और सरकारी शिक्षकों के प्रति जनता की नज़र को, जो जनता की नज़र में सरकारी शिक्षकों की वैल्यू है, वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने तरफ से हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारे बच्चे, सभी के बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर सके। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मतलब 4 को ऑप्शन दिया है, कौन सा कैलकुलेशन सही है? देखिए, 5 को जब आप 7 से भाग देंगे तो 0.7 आएगा, और 7 को जब आप 5 से भाग देंगे 1, फिर ये 2.0, 5 चौका 20। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो ये गलत है, बिल्कुल। 0 को जब आप 3 से भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 को 5 से भी भाग देंगे तब भी 0 आएगा। तो 0 बराबर 0 इज कॉल्ड हीरो। तो ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक प्रश्न और जान लीजिए, 0 की बात आई तो 5 को 0 से आप लोग भाग देंगे तो क्या होगा? ये 8 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि 5 को जब आप 0 से भाग देंगे तो मान कितना होगा। 99% लोग, एक बार मैं टेस्ट लिया था तो फेल हुए थे। देखते हैं इसका कितने शिक्षक साथी, कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। एक बहुभुज में 20 विकर्ण हैं तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखिए, किसी भी बहुभुज में जब विकर्णों की संख्या पता करनी हो डायगोनल की, तो उसके लिए सूत्र हो जाता है n × n घटाओ 3 और बटा 2। ये आप नोट कर लीजिए। n तो बताया हूँ, बहुभुज की भुजा। तो बारी बारी से ऑप्शन रख के भी आप बना सकते हैं। जिसमें 20 मिल गया समझिए उतना भुजा, यानी उस बहुभुज का नाम भी बता सकते हैं। चलिए पहला ऑप्शन रखते हैं, मैंने फार्मूला बताया n घटाओ 3 और बटा 2। 8 रखते हैं भुजा के जगह, तो 8 घटाओ 3 और बटा 2। 8 और 8 में से 3 गया 5 और बटा 2। देखिए कटा 4 पचे 20, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी। अगर पूछा होता वो कौन सा बहुभुज है, तो 8 भुजा है तो अष्टभुज है। ऐसा भी तो ऑप्शन दे सकता था, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो 20। चलिए 10 रख के देखा जाए। 10 में से 3 जाएगा 7 और बटा 2, तो कितने विकर्ण आएंगे? 35। आंसर नहीं हो सकता। 12 में से 3 जाएगा 9 और बटा 2। 9 छक 54 विकर्ण आएगा 12 भुजा वाले बहुभुज में। 16 रखेंगे तो जब 10 12 रखे तो 20 से ज़्यादा आ गया, तो 16 रखने पे क्या कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? तो पहला ही ऑप्शन सही है।
इसमें सीधा भी प्रश्न पूछता है 10 डेकागन में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। विकर्णों की संख्या, डेकागन मतलब 10 भुज, भुजा कितना 10, तो 10 और 10 में से 3 जाएगा 7 और बटा 2, तो 35 विकर्ण होंगे। 10 भुज में कितने विकर्ण? 35। अब आइए आप लोगों के लिए सवाल, सप्तभुज में कितने विकर्ण होंगे? कितने विकर्ण होंगे आपको बताना है। ठीक है, ये 9 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके आयतन के बराबर है तो घन का किनारा बताना है। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, और ऐसा प्रश्न होना भी चाहिए। खैर 1 to 5 के लिए नहीं होना चाहिए। 6 to 8, 1 to 5 फिजिकल एजुकेशन, 9th 10th सभी लोग जो मैं गणित करा रहा हूँ सबके लिए है, केवल 1 to 5 के लिए नहीं है। टीआरई के लिए भी है, सीटेट के लिए भी है, और अभी आगामी बीईओ के एग्ज़ाम के लिए भी है। सबसे पहले आपको सूत्र जानना होगा घन का। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब यानी किनारा का क्यूब, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। और विकर्ण होता है घन का, विकर्ण √3 गुना भुजा यानी किनारा। तो ये सूत्र हो गया। कह रहा है कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके आयतन के बराबर है, यानी आयतन भुजा का क्यूब या किनारा का क्यूब, किनारा का क्यूब बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने किनारा का वर्ग। अगर हम किनारा निकालना है, क्या पूछा है? किनारा पूछा है, तो ये 3 बार गुना है, तो यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, किनारा का स्क्वायर गुने किनारा लिखा जा सकता है, बराबर कितना? 6 गुने किनारा का वर्ग लिख सकते हैं। ये गुना में उधर जाके भाग हो गया, किनारा कितना मिल गया? 6 इकाई। बहुत ही मज़ेदार ये प्रश्न था, फिर से देख लीजिए। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, और हमें एक किनारा बताना है, तो स्क्वायर गुने भुजा का वर्ग गुने भुजा, तो 3 हो जाएगा। 2 है यहाँ, 1 है तो 3, और इधर है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, तो भुजा के स्क्वायर से भुजा का स्क्वायर कट गया, यानी भुजा 6 मिल गया, किनारा 6 हो गया। ये सब प्रश्न देखने पे मज़ा, देखिए वो लाभ हानि वाला वहाँ हानि था, यहाँ लाभ है, और ये दोनों प्रश्न मज़ेदार है, दोनों मैं बता के ही छोड़ूंगा। तब तक और प्रश्न देख लिया जाए। 40 का गुणनखंड पूछा है, गणित में भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन मैच किया। तुक्का बताया हूँ ना, तुक्का कब लगाइएगा? जब आप अपने कॉन्फिडेंस पे 30-40 अंक ला सकते हैं, उसके बाद तुक्का मारेंगे 80-85 पे चला जाएगा स्कोर। इसका पीडीएफ भी मैं दे चुका हूँ अपने ग्रुप में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जो भी क्लास करूँगा कंडक्ट, उसका पीडीएफ मैं ग्रुप में दे देता हूँ, आप लोग देख करके उसे बैठ करके और वैसे प्रश्नों को देख सकते हैं। 40 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 20, 2 से 10, 2 से 5, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5।
इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 का घन गुना 5। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा रिश्ता सही है? तो क्या 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है? नहीं, 100। तो ये गलत है। 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर ही कैसे संभव है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये बिल्कुल सही है। 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर नहीं, 1 किलोमीटर में मान लीजिए ये मीटर में बदला तो इसको 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। कितना जीरो और बढ़ जाएगा? यानी 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा रिश्ता वहीं रिपीट किया है। गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो गुणोत्तर माध्य पूछा है, बीच वाला संख्या ही गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। कैसे? देखिए, इधर 3 काटे, सॉरी इधर 3 काटे और इधर 3 संख्या, बीच वाला ही संख्या गुणोत्तर माध्य हो जाता है। 3 क्रमागत पूर्णांक। देखिए प्रश्न बड़ा है लेकिन जवाब बहुत आसान है इसका। 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो सभी का योगफल 99 आता है। आरंभिक पहले यानी पहली संख्या तथा तीसरी संख्या, फर्स्ट और तीसरी संख्या का योग कितना होगा, ये पूछा है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। माना कि प्रथम पूर्णांक x है, तो अगला पूर्णांक, क्योंकि कहा है लगातार पूर्णांक, तो अगला पूर्णांक x प्लस 1, फिर अगला पूर्णांक x प्लस 2। मान लीजिए x की जगह 1 होता है तो 1 1 2, 2 1 3, इसलिए मैंने x मान लिया। ये तीनों पूर्णांक हो गए और क्रम से लिया जाता है, क्रम से 3 5 2 से गुना किया जाता है। तो 3 से पहला में गुना 3x जोड़ 5 से दूसरे में गुना, तो 5 में x से गुना होगा तो 5x, और एक भी तो है 5 में x से गुना होगा तो 5 जोड़ 2 से तीसरे में गुना तो 2x और 2 दूनी 4। इन सभी का योग कितना दिया है? 99। बस सॉल्व कर लीजिए, x का मान मिल जाएगा तो संख्या आपको मिल जाएगा। 3x 5x 2x, 5 3 8 और 2 10x जोड़ 5 4 9 बराबर 99। 9 प्लस में उधर जाके घटेगा, यहाँ से हटा दिए और इधर ले जाके घटाए तो 10x बराबर 90। तो 10 से गुना में है x के तो इधर भाग हो जाएगा, 10 9 90। x का मान क्या आ गया? 9। तो संख्या क्या क्या हो गया? 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 11। अब का है प्रथम संख्या कौन है? तो 9, और तीसरी संख्या कौन है? तो 11। इनका योग ही तो पूछा था। 11 और 9 20 हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा उत्तर। समझ में आया ना? मैंने क्या किया, x माना अगला संख्या और फिर ये अगला संख्या, गुना किया 3x, 5 से इसमें किया 5x प्लस 5, और 2 में इससे किया 2x प्लस 4 बराबर 99। जोड़ा तो ये 10x प्लस 9 बराबर 99। 9 जाके घट गया तो आ गया 90। 0 से 0 ख़त्म, तो x बराबर 9, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 9 जोड़ 1 10, 9 जोड़ 2 11। प्रथम और अंतिम संख्या का योग पूछा था, जोड़ दिया, उत्तर आ गया। ये स्पीड में हुआ। आंकड़ों का माध्य ये आप लोग बताएंगे। एक दशभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है? आ गया जो वहाँ किया था प्रश्न। दशभुज में कितनी भुजा? n बराबर 10। मैंने सूत्र क्या बताया विकर्ण निकालने की? n घटाओ 3 और बटा 2। 10 में से 3 जाएगा 7 बटा 2, 7 पचे 35। कितने विकर्ण? 35।
ये करा चुका हूँ जीके का प्रश्न, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसे भी करा देते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए परिसर, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो 19 में से 2 जाएगा तो 17 परिसर हो गया। बहुलक, जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार आया होगा, 4 अधिक बार आया है तो 4 हो गया। और माध्य, माध्यक, तो माध्यक कैसे निकलेगा, संख्या को बढ़ते घटते क्रम में लिखेंगे, तो 2 3 3 4 4 4, फिर क्या है 5 है, फिर 6 है, 7 नहीं है 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और 11 के बाद क्या है 15 है, तब 19 है। ये आप देख लिए। देखिए माध्यक होता है अगर संख्या समवर्ग ना हो तो बीच वाली संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 को संख्या है, कोई संख्या छूटा नहीं ना है। 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या इधर से काटेंगे, कोई लगता है संख्या छूटा है। 2 3, 3 कितने बार है 2 बार, 4 3 बार है, 5 5 है, 6 6 है, फिर 8 है, 9 है, 8 के 6 कितने बार है 1 बार, 8 है, 9 कितने बार 9, देखिए 9 2 बार है ना, 9 कितने बार है 2 बार, बोला ना कुछ छूटा है, तो विषम बार संख्या हो गया 15 बार। तो इधर से 7 को संख्या काटेंगे, 4 और 3 7, इधर से भी 7 को, तो 6 आ गया। अब इसका क्या पूछा है, इसका हम लोगों से पूछा है माध्य, इन तीनों का माध्य, 17 जोड़ 4 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 27। कई गो संख्या है 3 गो, 3 से भाग 9 आ जाएगा उत्तर। ये सक्षमता 1 सक्षमता 2 दोनों में पूछा था। देखिए ये वीडियो बड़ा होगा लेकिन मज़ा आपको आया होगा देखने के बाद। अब चलिए लाभ हानि वाला कर देते हैं ये काफ़ी शानदार प्रश्न है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु को बेचने पर हुए लाभ से 20% अधिक है। यदि लागत मूल्य 2000 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है। कह रहा है विक्रय मूल्य जो है हुए लाभ से 20% अधिक है, तो लाभ बराबर मैंने लिख लिया, मान लिया 100, तो जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20% अधिक है। तो लाभ मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य दिया है और हमें विक्रय मूल्य तो रियल में निकालना है, ये तो मैंने माना है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 120 में से 100 घटाएंगे तो क्रय मूल्य का मान आएगा। तो 120 में से जब हम 100 घटाएंगे तो 20 आएगा, जिसका मान आपको दिया है 2000। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 200 कटेगा, तो 1 यूनिट का मान 100 आ गया। तो ये कितने यूनिट का मान, देखिए रियल में क्रय मूल्य कितना दिया था 2000, और हमने जब निकाला इस सूत्र से तो क्रय मूल्य कितना यूनिट मिला 20, तो इसी 20 का ना मान दिया है 2000, तो एक का मान 100, विक्रय मूल्य का यूनिट कितना है 120। 120 में 100 से गुना कीजिए और उत्तर पाइए, 1 2 और 3 गो 0, यानी 12,000 ये ट्रिक है, काफ़ी मज़ेदार। XYZ कुछ नहीं मानना है, पॉइंट में भी नहीं लाना है। देखिए मैं क्या किया, मैंने विक्रय मूल्य लाभ से 20% अधिक है, तो लाभ को ही मैंने 100 मान लिया। तो जो विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य वो कितना हो गया 20% अधिक, तो 120।
अब आप सभी को पता है लाभ और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लिखते हैं? विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था दिया है 2000। यहाँ पे आ कितना रहा है विक्रय मूल्य में से लाभ घटा रहे हैं तो 20 का मान 2000 तो एक का मान 100 और विक्रय मूल्य का यूनिट 120 है तो सही जवाब हो जाएगा 12,000। अगर लाभ पूछता तो 100 में 100 से गुना करते 10,000। समझ गए होंगे आप लोग। हानि वाला भी बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर छोड़ दिए। ये भी देख लीजिए, इसका जो PDF दिया हूँ। देखिए गणित में समय लगता है सीखने के लिए। ये मुझे 25 प्रश्न बनाना होता 15 मिनट में बनाकर रख देता, लेकिन सिखाने के लिए अब आप कहेंगे सर एक प्रश्न पे इतना समय देंगे तो बनेगा। आप पहले सीख जाइए, उसके बाद स्पीड लाना मेरा काम है। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु को बेचने पर हुई हानि से 25% कम है। तो हानि मान लीजिए 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। लागत मूल्य यानी फिर क्रय मूल्य दिया है 5,000। तो आपसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य फिर पूछ दिया। तो देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है ना। तो ये विक्रय मूल्य तो आके इधर जुटेगा। हानि जोड़ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? हानि जोड़ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। हानि कितना माना था मैंने? 100। विक्रय मूल्य कितना? 25% कम 75। और ये दिया कितना है मान? 5,000। 175 का मान 5,000 तो एक का मान ये लगभग में आएगा 28.56 के करीब, ऐसे कुछ करके आएगा 28.5 के करीब, 1 यूनिट का मान। और हमारा जो विक्रय मूल्य है कितना है? 75। तो आप 75 में 28.55 लगभग आएगा, गुना कीजिएगा तो उत्तर आएगा 2143। तो ऐसे ही ये सवाल बनते हैं। और ये सारे सवाल AE, DO जैसे परीक्षा में, सीटेट में, एस्टेट में, और अभी आपका एग्ज़ाम होना है बिहार DLED एंट्रेंस का, KVS, NVS नवोदय विद्यालय का भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और ये 6 to 8 के लिए भी है, 1 to 5 के लिए भी है, 9 to 10th के लिए भी है। तो आप ये ना कहें कि सर 6 to 8 लिखा हूँ, गणित और GK GS सबके लिए है, बस केवल हिंदी जो होता है पर्टिकुलर क्लास का। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग आप देख ही चुके हैं, चाहे एग्ज़ाम 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का, सब लगता है लेवल एक ही है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, अच्छा लगा होगा। और इतने मेहनत के बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। सब्सक्राइब तो कीजिए या ना कीजिए, लेकिन ये दोनों काम आप लोग ज़रूर करें ताकि अन्य शिक्षकों को, अन्य साथियों को लाभ हो सके, वो भी बिना किसी पेड कोर्स के। फी आपको बिल्कुल नहीं देना है, इत्मीनान से तैयारी कीजिए। जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे उसके सिलेबस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करा दूंगा। और आप एग्ज़ाम में अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए, तुक्का लगाइए और रिज़ल्ट में शामिल हो जाइए। धन्यवाद।